गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसके 4th चैप्टर के बारे में। और चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये जो गर्ल आपको दिख रही है स्क्रीन पे, दिस गर्ल्स नेम इज एनी फ्रैंक और ये उनकी क्या है, डायरी है। देखिए कुछ और पिक्चर्स हैं एनी फ्रैंक की। ऑथर्स डिस्क्रिप्शन, सबसे पहले बात करते हैं एनी फ्रैंक के बारे में। ये थी कौन? एनी फ्रैंक वाज अ ज्यूइश टीनेजर हु वेंट इनटू हाइडिंग ड्यूरिंग द हॉलोकॉस्ट। अभी जो एनी फ्रैंक है वो एक ज्यूइश लड़की है, ठीक है, ज्यूइश टीनेजर थी। अब जो ज्यूज आपने सुना होगा ज्यूज के बारे में, अगर नहीं सुना तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। जो ज्यूज हैं, आज आपने इजराइल कंट्री का नाम तो सुना होगा। आज के टाइम पे जो इजराइल है, दैट इज अ कंट्री ऑफ ज्यूज, ठीक है। ये एक धर्म है, जैसे हिंदू धर्म है उसी तरीके से ज्यूज होते हैं। तो ये एक ज्यू है और ये टीनेजर थी। एंड शी वेंट इनटू हाइडिंग ड्यूरिंग द हॉलोकॉस्ट। हॉलोकॉस्ट के टाइम पर ये जो लड़की है ये छिप जाती है। जर्नलिंग हर एक्सपीरियंसेस इन द रिनोन्ड वर्क, और अपने उस हाइडिंग के अंदर उसने अपने जो एक्सपीरियंस है वो ये शेयर करती है अपने वेल नोन वर्क में, जिसका नाम है द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। अब आपके दिमाग में स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये होलोकॉस्ट था क्या। तो चलिए आपको दिखा देता हूं मैं होलोकॉस्ट है क्या। होलोकॉस्ट इन द कोर्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आपको पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो हिटलर है ही वॉज रूलिंग इन जर्मनी, ठीक है। और वो कौन सी पार्टी का था? नाजी पार्टी का था। द नाजीज मर्डर्ड नियरली 6 मिलियन यूरोपियन ज्यूज। उस टाइम पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो नाजी लोग हैं उन्होंने लगभग 6 मिलियन यूरोपियन ज्यूज का कत्ल कर दिया था, उनको मार दिया था। दिस जीनोसाइड इज कॉल्ड द होलोकॉस्ट। और इतने बड़े लेवल पर ज्यूज को मारना, इसी को इंग्लिश में बोला जाता है होलोकॉस्ट। अबाउट 6 मिलियन ज्यूज वर किल्ड, ठीक है, एज वेल एज 5 मिलियन अदर्स that the Nazis claimed were inferior. These people were rounded up, put in ghettos, forced to work in concentration camps, and then killed in gas chambers. देखिए इन उस टाइम पर क्या होता था, इन नाजीज को, ये जो है सॉरी, इन ज्यूज को जो नाजीज हैं वो पकड़ते थे, ठीक है। इनको बंधक बना के रखा जाता था, इनसे जबरदस्ती काम किया करवाया जाता था, ठीक है। और इनह्यूमेन कंडीशंस में इनको रखा जाता था। ऐसा नहीं मतलब ऐसी गंदी कंडीशंस जहां पर मैं कह रहा हूं जानवर भी ना रहे, इस टाइप की कंडीशंस में इनको रखा जाता था। और बाद में इनको गैस चैम्बर्स के अंदर डाल के इनको किल कर दिया गया। तो ज्यूज वर फोर्स्ड टू वियर द येलो स्टार ऑफ डेविड। और इनके देखिए यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो है ये स्टार्स ऐसे लगाए जाते थे, ठीक है। ये स्टार जिसने लगा रखा है इसका मतलब वो क्या है, वो एक ज्यू है। और ये सब हुआ किसके कहने पे? इन इन भाई साहब के कहने पे, जिनका नाम था हिटलर, ठीक है। हिटलर का नाम आपने सुना होगा, जनरली लोग बोलते हैं कि हिटलर जैसा हो गया है। बहुत ही स्ट्रिक्ट एक डिक्टेटर था ये जर्मनी का, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। और इसने ज्यूज को एक बहुत बड़े लेवल में, बहुत मास स्केल किलिंग की थी इसने। और उस मास स्केल किलिंग को ही इंग्लिश में होलोकॉस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये मैंने बताया जो एनी फ्रैंक है वो भी एक ज्यू थी, तो कहीं उसको भी पकड़ा ना जाए, कहीं उनको भी किल ना किया जाए, इसलिए जो एनी फ्रैंक है वो अपनी पूरी फैमिली के साथ क्या है, छिप जाती है। क्लियर है, होलोकॉस्ट के टाइम पे। और वहीं पर अब जहां ये छिपे हुए हैं वहीं से ये अपनी डायरी लिखती है। और बाद में जो डायरी है वो क्या है, पब्लिश हुई, जिसको द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल नाम दिया गया। अब ये देखिए जरा लोगों की कंडीशंस देखिए, यहाँ पर बच्चे किस कंडीशन में हैं। ये सारे ज्यूज हैं उस टाइम के, कैसी कंडीशंस के अंदर लोगों को देखिए किस तरीके से लेटे हुए हैं, कितनी गंदी, मैंने बताया इनह्यूमेन कंडीशंस, जानवर भी ना रहे ऐसी कंडीशंस में। ऐसी कंडीशंस में इंसानों को रखते थे जो है ये नाजीज ज्यूज को। अब ये है एम्स्टर्डम। आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन जर्मनी प्लंजेस इनटू इकोनॉमिक क्राइसिस। वर्ल्ड वॉर वन के बाद जर्मनी इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गया, मतलब जर्मनी के पास पैसा नहीं बचा। एंड हिटलर कम्स टू पावर, और इसी टाइम पर हिटलर सत्ता में आता है। द ज्यूज आर परसिक्यूटेड इन जर्मनी, और जो ज्यूज हैं उनको परसिक्यूट किया जाता है जर्मनी के अंदर। एंड फ्रैंक्स डिसाइडेड टू लीव जर्मनी फॉर हॉलैंड, ठीक है। और जो फ्रैंक्स हैं, ये फ्रैंक्स मतलब एनी फ्रैंक का जो परिवार है
वो डिसाइड करता है कि वो जर्मनी छोड़ के, क्योंकि वो ज्यूज थे, ठीक है, उनको डर था, तो वो जर्मनी छोड़ के कहाँ पहुंच गए, हॉलैंड पहुंच गए, ठीक है। अब ये देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको, द एंट्रेंस टू द सीक्रेट एनेक्स। ये एनेक्स होता है एक सीक्रेट हाइडिंग प्लेस, तो वहां पर छिपने के लिए देखो एंट्रेंस देखिए, ये आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये देखिए बुक शेल्फ है, आगे से इसको बंद करने के बाद किसी को पता ही नहीं लगेगा कि पीछे कुछ है, वो लोग रह रहे हैं, ये आगे से ऐसा लगता है बुक शेल्फ है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या था, एक सीक्रेट डोर था अंदर जाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके की जगह पे एनी फ्रैंक और उसका परिवार रह रहा था। अब देखो ये रहा बुक केस और इसके पीछे से एंट्रेंस है, क्लियर है, और एंट्रेंस में फिर इस तरीके से नीचे सीढ़ियां उतरती हैं, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। बिहाइंड द बुक केस इज अ सीक्रेट स्टेयर केस, देखिए, एंड सेवरल रूम्स फॉर द फ्रैंक फैमिली, ऑल 8 ऑफ देम टू हाइड इन अबव द जैम फैक्ट्री वेयर हाउस। इनकी जैम फैक्ट्री थी, उसके गोडाउन में, उनके वेयर हाउस में ये छिपे हुए थे, सीक्रेट एनेक्स में, ठीक है। आ रहा आपको समझ में क्यों छिपे थे, मैंने बताया, दे वर ज्यूज, और एट दैट टाइम ज्यूज वर किल्ड बाय नाजीज, दैट्स व्हाई दे वर हाइडिंग इन दिस सीक्रेट एनेक्स, ठीक है। अब ये एनी का कमरा है उस सीक्रेट एनेक्स में, देखिए किस तरीके से छोटे से कमरे के अंदर 1 2 बेड हैं, बाकी ये टेबल आपको दिख रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जरा इस बुक के बारे में बात कर लेते हैं। एनी फ्रैंक की बुक है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। मैंने कहा उस सीक्रेट हाइडिंग में एनी फ्रैंक ने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे, उस टाइम के बारे में लिखा, और बाद में इनके फादर ने अपनी बेटे के एक्सपीरियंसेस को इस फॉर्म में पब्लिश करवाया, और इस डायरी का नाम दिया गया द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, रिटन बाय एनी फ्रैंक। ऑथर का नाम क्या है, एनी फ्रैंक। ओरिजिनल टाइटल है इसका हैट एस्टेरिहू, ट्रांसलेटर B.M. मुयाट डुबलडे, और ये कवर आर्टिस्ट कंट्री नीदरलैंड्स, ये देख लीजिएगा। पब्लिकेशन डेट थी 1947, और इंग्लिश में कब पब्लिश हुई फर्स्ट टाइम, 1952 में, ठीक है। ये थोड़ा सा इस किताब के बारे में, इसी किताब का एक छोटा सा पार्ट है चैप्टर। अब जरा ऑथर के बारे में देखते हैं, अबाउट द ऑथर। द राइटर एनी फ्रैंक टेल्स अबाउट हर ट्रू कंपेनियन अ डायरी। इस डायरी के अंदर एनी फ्रैंक जो है वो अपने एक सच्चे कंपेनियन, कंपेनियन मतलब होता है साथी, एक सच्चे साथी के बारे में लिखती है। शी राइट्स एवरीथिंग अबाउट हर लाइफ इन हर डायरी, अपनी डायरी में वो सब कुछ लिखती है, एंड कंसीडर्स इट हर ट्रू फ्रेंड, ठीक है, और उसको अपनी डायरी को वो अपने एक सच्चे दोस्त के रूप में वो देखती है। एट दैट टाइम शी स्टार्टेड टू राइट इन हर डायरी, शी स्पेंट हर एडोलसेंट ईयर्स हिडन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है, मैंने बताया ये छिप गए थे, तो इसने अपने जो एडोलसेंट ईयर्स हैं वो क्या है, हाइड होके गुजारे हैं बाहरी दुनिया से। एंड हर डायरी केप्ट ऑल हर सीक्रेट्स, और उस डायरी में उसने अपने सारे सीक्रेट्स लिखे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कुछ एनी फ्रैंक के बारे में था। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी। मैंने बताया था बेसिकली ये जर्मनी से थे, लेकिन जैसे ही जर्मनी में नाजीज की पावर आती है तो इनकी फैमिली एम्स्टर्डम, ठीक है, मूव कर जाती है। बट दे वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजीज ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स। लेकिन बाद में इनकी किस्मत बड़ी खराब हो जाती है कि जो नाजीज हैं वो अपनी टेरिटरीज एक्सपेंड कर लेते हैं, वो अपना इलाका बढ़ा लेते हैं और नीदरलैंड्स को भी कब्जे में ले लेते हैं। As persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942। और जैसे ही ये देखते हैं कि भाई जो जीविश पॉपुलेशन है उसके ऊपर अत्याचार है वो बढ़ गए हैं, तो ये क्या करते हैं, पूरे का पूरा जो परिवार है वो हाइड हो जाता है जुलाई 1942 में। कहां पर, इन हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। इसके फादर की ऑफिस बिल्डिंग थी, उसमें कुछ सीक्रेट रूम्स थे, वहां पर पूरी की पूरी फैमिली छिप जाती है। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल बेचारे छुपे रहते हैं वहां पे। द ग्रुप वॉज बिट्रेड, ठीक है, इनको धोखा मिलता है। एंड दे वर ट्रांसपोर्टेड टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम, ठीक है, और बाद में मतलब इनको पकड़ लिया जाता है और इनकी फैमिली को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में। एंड वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस, और जहां पर हमारी जो इस डायरी की राइटर है एनी फ्रैंक वो मर जाती हैं टाइफस नाम की बीमारी से, इन बर्जन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक। और यू नो बाद में उनकी जो सिस्टर है उसकी भी मौत हो जाती है, सिस्टर का नाम है मार्गरेट फ्रैंक। अभी जो टाइफस है इट इज एन इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय रिकेट्सिया कैरेक्टराइज्ड बाय अ पर्पल रैश, हेडेक वगैरह, फीवर वगैरह हो जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में टाइम टाइम से इनको खाना नहीं मिलता है, गंदा खाना मिलता है, गंदगी में ये रहते हैं, वहाँ वेक्टर्स जैसे लाइस टिक्स वगैरह होते हैं, माइट्स रेट्स। तो आप सोच के देखिए जहाँ चूहे रहेंगे, जहाँ खटमल होगा, ठीक है, वहां पर हम कैसे जिएंगे।
तो एनी फ्रैंक है वो भी इस बीमारी से पीड़ित हो जाती है वहां पे और बाद में उनकी डेथ हो जाती है। ये इनके फादर है, ये एनी फ्रैंक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। हर फादर ओटो, ओटो फ्रैंक इनके फादर का नाम, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, इनकी फैमिली में से इकलौता इंसान जो बाद में बचता है वो कौन थे? एनी फ्रैंक के फादर ओटो फ्रैंक रिटर्न टू एम्स्टरडेम आफ्टर द वॉर एंडेड, वॉर एंड होने के बाद वो दोबारा एम्स्टरडेम में आते हैं टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, और वो उनको क्या है अपनी बेटी की डायरी मिलती है। कन्विंस दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, और अब उनके पिताजी को ये यकीन हो जाता है कि ये जो डायरी है इसके अंदर कुछ यूनिक बातें हैं, कुछ यूनिक रिकॉर्ड है। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, और उनके पिताजी फिर डिसाइड करते हैं कि वो अपनी बेटी की इस बुक को पब्लिश करवाएंगे इंग्लिश के अंदर अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ठीक है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एनी फ्रैंक को और उनकी डायरी के कवर पेज को। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। अब ये जो डायरी जिसके अंदर एनी फ्रैंक ने अपने पूरे एक्सपीरियंसेस लिखे हैं, ये डायरी उनको दी गई थी उनके 13th बर्थडे पे, एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 अंटिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1944। अब देखिए वो इस डायरी के अंदर 12 जून 1942 से अपनी लाइफ के इवेंट्स लिखना स्टार्ट करती है, और लास्ट जो एंट्री है इस डायरी के अंदर वो है 1 अगस्त की 1944 की। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेस, और बाद में ये जब ये डायरी पब्लिश हुई तो काफी लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया, एंड इट बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स, और दुनिया भर में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक किताब है ये द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। There have also been several films, television and theatrical productions and even an opera based on the diary। अभी देखो ये बुक इतनी फेमस है कि इसके ऊपर काफी सारी मूवीज बन चुकी हैं, फिल्म्स बन चुकी हैं, टेलीविजन सीरीज बन चुकी हैं, थिएटर में इसके ऊपर जो है थिएट्रिकल पब्लिकेशंस हो चुके हैं, ओपेरा हो चुका है। ठीक है, तो सोच सकते हो आप इतनी सारी चीजों से कि ये जो डायरी है कितनी फेमस हुई है वर्ल्ड वाइड। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर, अब ये जो डायरी है ठीक है, इट इज डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इनसाइटफुल माइंड, द डायरी इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजीज ऑक्यूपेशन। ठीक है, अब इस डायरी को जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि एनी फ्रैंक का कितना इनसाइटफुल माइंड था। ठीक है, कितना वो सोचती थी, कितनी वो मैच्योर लड़की थी। ठीक है, और हमें क्या है उस टाइम पर नाजीज ने जब ऑक्यूपाई कर रखा था नीदरलैंड को या जर्मनी को, उस टाइम पर ज्यूज की क्या हालत है इस बारे में जानने को मिलता है। एंड ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट। ठीक है, अब जो एनी की जो डायरी है वो काफी फेमस हो गई। ठीक है, और इसके अंदर होलोकॉस्ट के बारे में काफी अच्छे से डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी कहानी के कैरेक्टर्स के बारे में। ये जो चैप्टर है उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। हमारी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक क्या है? शी वॉज अ 13-year-old जीविश गर्ल। ठीक है, 13 साल की है वो। एंड शी राइट्स अ डायरी, वो एक डायरी लिखती है while she is hiding in Amsterdam from the Nazis during World War II। ठीक है, वो क्या लिखती है? एक डायरी लिखती है जब वो छिपी हुई होती है कहाँ पर? एम्स्टरडेम के अंदर। ठीक है, क्यों छिपी हुई होती है? क्योंकि नाजीज जो है वो ज्यूज को पकड़ रहे हैं। ठीक है, और ये सारी बातें हो रही है वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम की। देन है मैरगॉट फ्रैंक, एनी सिस्टर। ठीक है, एनी की बड़ी बहन है ये। शी इज 3 years older देन एनी, एनी से 3 साल बड़ी है मैरगॉट फ्रैंक। देन नेक्स्ट है ऑटो फ्रैंक। ओटो फ्रैंक है एनीज फादर, इनके पिताजी हैं। ही इज अ ज्यूइश बिजनेसमैन। कौन थे वो? बिजनेसमैन थे। हु लेफ्ट जर्मनी आफ्टर हिटलर्स राइज टू पावर। इन्होंने जर्मनी छोड़ दिया जब देखा कि हिटलर जी हैं, वो है ना, हिटलर साहब जो है वो क्या है पावर में आ गए हैं। होपिंग टू फाइंड रिफ्यूज इन हॉलैंड, इनको उम्मीद थी कि हॉलैंड के अंदर इनको रिफ्यूज मिल जाएगा, शरण मिल जाएगी, तो इसलिए वो क्या करते हैं अपनी नेटिव प्लेस जर्मनी को छोड़कर कहाँ पहुंच जाते हैं? हॉलैंड के अंदर सेटल हो जाते हैं। नाउ लास्ट जो कैरेक्टर है हमारी कहानी में वो है मिस्टर कीजिंग। ठीक है, ये कौन है? एनी फ्रैंक्स टीचर। ठीक है, एनी फ्रैंक की टीचर है। हु पनिशेस एनी एज ही गेट्स एनॉयड बाय हर टॉकेटिव नेचर। और ये जो मिस्टर कीजिंग है ठीक है, वो पनिश कर देते हैं एनी को। क्यों? क्योंकि उनको बड़ा गुस्सा आता है एनी का जो टॉकेटिव नेचर है ना, बहुत ज्यादा बात करती है एनी फ्रैंक क्लास में, इस वजह से वो एनी को है ना पनिश कर देते हैं। ठीक है, तो ये उनके टीचर थे। ये हमारी कहानी के 4 कैरेक्टर हो गए हैं। अब स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। यहाँ से आपका जो चैप्टर है वो स्टार्ट है। अभी तक चैप्टर का आपको आउटलाइन सा बता रहा था मैं।
राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। एनी बोलती है कि भाई डायरी लिखना वास्तव में एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, एक अजीब एक्सपीरियंस है मेरे जैसे इंसान के लिए। अब देखिए, लिखना हर किसी के बस की बात तो होता नहीं है, मतलब ठीक है ना, राइटिंग इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, ठीक है, कोई आसान काम तो है नहीं। तो इसलिए वो कह रही है कि भाई मेरे लिए बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ऐसा नहीं है कि कहीं मैं इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि भाई मैंने आज से पहले कुछ नहीं लिखा, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नीदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। ठीक है, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि एनी फ्रैंक को लगता है कि लेटर ऑन, बाद में, नीदर आई, ना तो मैं, नॉर एनी वन एल्स, ना कोई और, क्या है, इंटरेस्ट लेगा किस चीज में, इन द म्यूजिंग्स। म्यूजिंग होता है अ पीरियड ऑफ रिफ्लेक्शन और थॉट, मतलब हिंदी में कहते हैं हम चिंतन करना, कि भाई एक 13 साल की लड़की ने की जो भावनाएं क्या होंगी, वो क्या सोचती है, इस बारे में एनी को लगता है कि कोई भी इंसान बाद में, ना तो एनी लेगी, ऐसा मानना है एनी का, ना कोई और इंसान क्या है इंटरेस्ट लेगा। दैट्स वाई, ठीक है, उसको लग रहा है कि डायरी लिखना एक बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है उसके लिए। ठीक है, दो रीजन थे, एक तो क्या है, शी वॉज नॉट अ राइटर, दूसरा उसको लगता है कि कोई बाद में उसको क्या है, कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, तो फिर मैं लिखूं क्यों। ओ वेल इट डजेंट मैटर, फिर कहती है चल कोई बात नहीं, ये बात मैटर नहीं करती कि कोई पढ़े या ना पढ़े। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। वो कहती है कि भाई मेरे को लिखने का मन है, ठीक है, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और बोला मेरे भी ये नीड है कि मैं सारी चीजों को क्या है अपने दिल से बाहर निकालूं, ठीक है, मतलब अपनी भावनाओं को प्रकट करूं। फिर आगे कहती है पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये सेंटेंस है। यानी कह रही है कि जो पेपर जो होता है ना, उसमें ज्यादा पेशेंस होती है लोगों से। वाई वाई डिड शी से, क्यों, क्योंकि देखिए आप, जब भी हम किसी इंसान को अपने बारे में कुछ बता देते हैं या अपने कोई सीक्रेट बता देते हैं, तो वो इंसान जो है क्या कर सकता है, शी और ही कैन शेयर योर सीक्रेट विद अदर्स ऑल्सो, ठीक है ना, दूसरों के साथ वो क्या कर सकता है, आपके सीक्रेट्स को शेयर कर सकता है। लेकिन जो पेपर होता है वो नहीं करता है ना, वो क्या करता है, आपकी बातों को किसी को बताता है जब तक कि कोई उनको पढ़ेगा नहीं। क्लियर है। और दूसरा, पेपर आपकी बात को ध्यान से, उस पर आप कुछ भी लिखो वो सुनता है, लेकिन इंसानों को जनरली हम जब कुछ बोलते हैं तो किसी का इंटरेस्ट नहीं है तो बोला बस जल्दी जल्दी बोल, ठीक है, इस तरीके से कुछ है। तो आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वाज सिटिंग एट होम विद इन माय चिन एंड माय हैंड्स बोर्ड एंड लिस्टलेस। अब देखो, आई थॉट ऑफ दिस, वो कहती कि डायरी लिखने का ख्याल एनी फ्रैंक के दिमाग में क्यों आया, क्यों, बिकॉज वेन आई वॉज फीलिंग लिटिल डिप्रेस्ड, एक दिन की बात है, जो एनी फ्रैंक है वो थोड़ी डिप्रेस थी, एंड शी वॉज सिटिंग एट होम विद हर चिन इन हर हैंड्स। ठीक है, आप जानते हो बच्चे बैठ जाते हैं जनरली, देखिए लड़की बैठी हुई है इस तरीके से, ठीक है, स्क्रीन पे दिख रही है आपको। तो एनी फ्रैंक कुछ ऐसे बैठी हुई है, बोर हो रही है और लिस्टलेस है। लिस्टलेस मतलब विद नो एनर्जी और इंटरेस्ट, ठीक है, कोई एनर्जी नहीं है उसके अंदर, ठीक है, समझ रहे हो, बोर सा वो फील, बोरियत सी वो फील कर रही थी। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, अब वो सोच रही है यार बाहर जाऊं या अंदर रहूं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, और आखिर में एनी डिसाइड करती है कि जहां हूं मैं वहीं रहूंगी। ठीक है, ब्रूडिंग, ब्रूडिंग होता है इंगेजिंग, इंगेज इन और शोइंग डीप थॉट अबाउट समथिंग दैट मेक्स वन सैड। जब भी हम किसी चीज के बारे में बैठे बैठे सोचना स्टार्ट कर देते हैं, जब हम थोड़ा सा सैड होते हैं, है ना, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रूडिंग। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। फिर आगे कहती है हाँ जी, पेपर में ज्यादा पेशेंस होती है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी। वो कहती है कि भाई मैं, क्योंकि अब ये जो डायरी है, मैं प्लान कर रही हूँ कि इस डायरी को मैं किसी को पढ़ने नहीं दूंगी, अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे कोई रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता। वो कहती है कि मैं इस डायरी को किसी को पढ़ने नहीं दूंगी। इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी। चलिए, अब वो कह रही है कि मैं मुद्दे पे आ जाती हूँ। क्या मुद्दा है, कि ऐसा कौन सा पॉइंट था दैट प्रॉम्प्टेड हर टू कीप अ डायरी, ठीक है, जिस वजह से हमारी एनी फ्रैंक ने डायरी रखने का फैसला किया। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों उसने डायरी लिखने का फैसला किया। फर्स्ट, इन द फर्स्ट प्लेस आई डोंट हैव अ फ्रेंड। वो कहती है कि पहली बात तो उसका कोई दोस्त है नहीं। देखिए, जनरली हम वी शेयर आवर फीलिंग्स विद आवर फ्रेंड्स, है ना,
दोस्तों से हम बात कर लेते हैं, लेकिन इसका कोई दोस्त नहीं है तो बेचारी ये किससे बात करे। एक तो ये रीजन है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहती है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। अब कहोगे कि यार एक 13 साल की लड़की है और उसका कोई दोस्त नहीं है, तो वो कह रही है कि पहले सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं। क्या क्लियर कर दूं? दैट आई एम नॉट, आई हैव लविंग पेरेंट्स। वो कहती है मेरे, ऐसा मैं अकेली नहीं हूं दुनिया में, मेरे लविंग पेरेंट्स हैं, 16 है ना, 16-year-old सिस्टर मेरी 16 साल की बहन है, एंड देर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। और कहती है कि इस दुनिया में लगभग 30 लोग ऐसे हैं जिसको वो अपना दोस्त कह सकती है। आई हैव अ फैमिली, वो बता रही है कि उसकी एक फैमिली भी है, लविंग आंट्स है एंड अ गुड होम, और एक मतलब पूरा परिवार है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग। अब इतनी सारी बातें उसने बता दी है कि उसके बहुत सारे दोस्त भी हैं, 30 लोगों को अपने दोस्त कह सकती है, उसकी बड़ी बहन भी है, उसके पेरेंट्स भी हैं। लेकिन अब वो अगले ही पल कहती है कि नहीं, दिखने में तो लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन उसके पास एक चीज नहीं है। क्या नहीं है? एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ उसके कुछ फैमिली मेंबर्स दिए हुए हैं। ये देखिए, ये फैमिली है एनी फ्रैंक की। देखिए ऐसा नहीं है कि वो अकेली है, ठीक है ना, मम्मी पापा बहन फ्रेंड सब कुछ है, लेकिन एक बहुत कहते हैं ना हमारे जिगरी दोस्त की बहुत, है ना, हमारे फास्ट फ्रेंड की उसको दरकार है। फास्ट फ्रेंड उसका कोई नहीं है लाइफ में। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। फिर आगे कहती है कि भाई जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो मैं क्या सोचती हूँ कि भाई एक अच्छा समय बीते उनके साथ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closer and that's the problem. अब देखो क्या कहती है, I can't bring myself to talk about anything। बोला मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी भी चीज के बारे में बात कर लूं अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। We don't seem to be able to get any closer। और जब वो बात ही नहीं करेंगे भाई, जब हम, ठीक है, तो क्या होगा? जब हम बात ही नहीं करेंगे तो क्या है, फीलिंग शेयर नहीं होंगी, फीलिंग शेयर नहीं होंगी तो हम लोग क्या क्लोज नहीं आएंगे, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। और वो कहती है कि भाई यही प्रॉब्लम है। मे बी इट्स माई फॉल्ट। आगे एनी फ्रैंक कहती है कि हो सकता है कि ये मेरी गलती हो, डेट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। अब देखिए दोस्त बनाने के लिए हम क्या है, आपको दोस्त पे भरोसा करना पड़ता है, उसको अपनी बातें बतानी पड़ती हैं, और दोस्त को भी आप पे भरोसा करना पड़ता है, वो भी आपको अपनी बातें बताएगा। लेकिन जब सामने वाला कोई नहीं बता रहा तो आपको लगता है कि यार मैं क्यों बताऊं, और जब ना तो वो सामने वाला बता रहा कोई बात कर रहा है ना आप कर रहे हो, और ऐसी सिचुएशन में फिर क्या होगा? दोस्ती होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो शायद एनी कहती है कि मेरा ही फॉल्ट है कि वी डू नॉट कन्फाइड, कन्फाइड नीचे दिया हुआ है, टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू अ पर्सन दैट वन ट्रस्ट, है ना, कि भाई ये शायद मेरा ही फॉल्ट है कि मैं अपने दोस्तों पर विश्वास नहीं करती हूँ, उनको अपनी पर्सनल बातें नहीं बताती हूँ। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर। आगे एनी फ्रैंक कहती है भाई यही बात है बस, ठीक है, यही केस है, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। और कहती है कि भाई बात तो यही है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट बात है, ठीक है, दुर्भाग्य वाली बात है कि ये चीजें चेंज भी नहीं होंगी। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। और वो कहती है कि इसीलिए मैंने डायरी राइटिंग स्टार्ट की है। आ रही बात समझ में? To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do। अब कहती है टू एनहेंस, एनहेंस होता है इंक्रीज करना, ठीक है। अब उसके दिमाग में एक इमेज है कि भाई सच्चे दोस्त ऐसे होंगे, ठीक है ना, तो वो कहती है कि भाई आई डोंट वांट टू जॉट डाउन, जॉट डाउन होता है टू राइट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल डू वुड डू। मतलब जैसे और लोग लिख देते हैं ना अपनी डायरी में, बोला मैं वैसे नहीं लिखूंगी, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। ठीक है, वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ये जो डायरी है वो एक सिंपल डायरी ना हो, वो क्या हो, उसका एक दोस्त हो। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। और एनी फ्रेंड कहती है कि इस दोस्त को, ठीक है, वो अपनी डायरी को एक नॉन लिविंग थिंग कंसिडर नहीं कर रही है, वो अपनी डायरी को अपने एक दोस्त के ही रूप में देख रही है। और वो कहती है कि मैं इस डायरी को, अपने इस दोस्त को नाम दे रही हूँ किटी। मतलब किटी क्या था, उसकी डायरी का नाम है। Since no one would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life। अब वो कहती है कि अगर मैं डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करूंगी, डायरेक्ट अपनी स्टोरीज किटी में लिखूंगी, तो क्या है, किसी को समझ में नहीं आएगा कि क्या है, क्या चल रहा है। ठीक है, इसलिए वो कह रही है आई वुड बी बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। इसलिए वो कहती है कि मैं अपनी लाइफ का आपको एक ब्रीफ स्केच बताती हूँ, मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। हालांकि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, बताना पड़ेगा, नहीं वरना जो भी ये डायरी पढ़ेगा वो कहती है उसको बातें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, डायरेक्ट कूदने से बेटर है
कि थोड़ा सा वो आपको अपनी लाइफ का ब्रीफ स्केच देना चाह रही है, ठीक है। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर। अब ठीक है, थोड़ा सा वो हमें अपनी फैमिली के बारे में बताएगी, जरा सुनिएगा। तो एनी फ्रैंक कहती है माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर, मतलब मेरे जो पिताजी हैं वो दुनिया के सबसे एडोरेबल फादर है। एडोरेबल मतलब लवेबल, क्यूट। आई हैव एवर सीन डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36। अब वो बता रही है कि उनके पिताजी ने उनकी माता से जब तक शादी नहीं की जब तक कि उनके फादर 36 के नहीं हो जाते, एंड शी वॉज 25, और उनकी मदर की एज 25 नहीं हो जाती। मतलब देखिए सही उम्र में वो शादी करते हैं, इसका मतलब जो उनके फादर है वो काफी समझदार है। माई सिस्टर मैरगॉट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी। आगे बताती है कि इसकी जो बहन है नाम है मैरगॉट, ठीक है। शी वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट, उसका जन्म कहाँ हुआ, फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर, ठीक है, 1926 में। एंड आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। और कहती है कि मेरा जो है एनी फ्रैंक का जो जन्म है कब हुआ है, 12 जून 1929 में। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। आगे बता रही है कि वो फ्रैंकफर्ट में ही रह रही थी जब तक कि उसकी एज 4 साल की नहीं हुई। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। और इनके जो फादर है वो एमिग्रेट करके, मतलब अपना देश छोड़ के किसी दूसरे कंट्री में परमानेंटली सेटल हो जाना, उसको इंग्लिश में कहते हैं एमिग्रेट करना। तो इसके फादर सेटल हो गए कहाँ पर, हॉलैंड में 1933 में। माई मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम। और उसकी जो मदर है एडिथ होलैंडर फ्रैंक, वो कहाँ चलेगी, वो भी हॉलैंड चलेगी अपने हस्बैंड के साथ सितंबर में। वाइल मैरगट एंड आई वर सेंट टू आचे टू स्टे विद हर ग्रैंड मदर। और ठीक है, मतलब जो हस्बैंड वाइफ है वो दोनों जो के दोनों जाके सेटल हो जाते हैं हॉलैंड के अंदर, और अपने बच्चों को, अपने दोनों जो डॉटर्स हैं मैरगट और एनी फ्रैंक को, इन दोनों को वो कहाँ भेज देते हैं, दे वर सेंट टू आशेन, इस जगह का नाम है, टू स्टे विद देयर ग्रैंड मदर, कि वो अपनी दादी जी के साथ रह लेगी एनी फ्रैंक। मैरगट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। अब जो मैरगट है उसकी बड़ी बहन वो दिसंबर में पहुंचती है हॉलैंड। एंड आई फॉलोड इन फरवरी। और एनी फ्रैंक कब जाती है, फरवरी में। व्हेन आई वाज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मैरगट, ठीक है। और मतलब फरवरी में एक तरीके से उसको जब भेजा गया तो ऐसा लगा कि वो एज अ गिफ्ट है, ठीक है, किसके लिए, मैरगट के लिए, ठीक है। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, ठीक है। आगे कह रही है कि मैंने सीधा स्टार्ट कर दिया, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में इसका एडमिशन हो जाता है। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6। मैं वहां पे, ठीक है, कब तक रही, जब तक कि वो 6 साल की नहीं होगी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। इन द सिक्स्थ फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस क्यूप्रस, ठीक है। सिक्स्थ फॉर्म में एनी फ्रैंक की टीचर थी, नाम था मिसेस क्यूप्रस, वो हेडमिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स। और जैसे उसका सिक्स्थ फॉर्म का जो है ईयर एंड होता है, तो जो उसकी हेडमिस्ट्रेस है मिसेस क्यूप्रस वो भी रो रही है, और हमारी एनी फ्रैंक भी रो रही है। बाय एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, ठीक है, क्योंकि अब उनका क्या है, विदा होने का समय हो गया है। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। फिर वो कहती है समर 1941 में क्या होता है, उनकी दादी जी बीमार पड़ जाती है और उनका ऑपरेशन होता है। सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन। अब दादी जी बीमार है तो क्या हुआ है, इसका बर्थडे का कोई सेलिब्रेशन नहीं होता है। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। अब दादी जी बीमार थी और दादी जी का जो है मौत हो जाती है, वो डाइड, मतलब शी डाइड इन जनवरी 1942। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कहता है कि कोई नहीं जानता कि मैं, मतलब उनके बारे में कितना सोचती हूँ और उनको अभी भी प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the other and grandma's candle was lit along with the rest। अब ठीक है, 1942 में बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, और इस बर्थडे सेलिब्रेशन का जो इंटेंशन है, जो इरादा है, वो क्या है कि भाई जो नुकसान हुआ है, दादी जी की डेथ हुई है, उसको एक तरीके से भुलाया जाए, और दादी जी की जो कैंडल है वो भी साथ में लगाई जाती है दूसरी कैंडल्स के साथ। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। और हम जो चार हैं, मतलब कौन कौन, मम्मी पापा और दोनों बहनें, ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, मतलब अच्छे से रह रहे हैं। और कहते हैं इस तरीके से आज डेट आ जाती है 20 जून 1942 एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माय डायरी। सोलम होता है सीरियस, ठीक है, सिंसियरली जब हम कोई काम करते हैं, और इस तरीके से, ठीक है, वो अब आज की डेट में है। क्लियर है, ये थी ग्रैंड मदर ऑफ एनी फ्रैंक। अब वो देखिए अपनी डायरी में क्या लिखती है, सैटरडे 20th जून 1942। डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट।
बूट्स, ठीक है। वो अपनी डायरी को बता रही एक तरीके अपने दोस्त को कि क्या है, आज हमारी जो पूरी क्लास है, ठीक है, इट वॉज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। क्वैकिंग होता है शेक, कांपना, है ना, और क्वैकिंग इन इट्स बूट्स मतलब होता है डर के मारे कांपना। पूरी क्लास डरी हुई है। द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म। और जो रीजन है इसके पीछे वो क्या है, आने वाली मीटिंग, ठीक है, जिसके अंदर टीचर्स डिसाइड करेंगे हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, कि नेक्स्ट क्लास में कौन कौन बच्चा जाएगा, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और पीछे कौन कौन रह जाएगा, मतलब कौन पास होगा और कौन फेल होगा। इस वजह से, इस डर की वजह से पूरी क्लास जो है कांप रही है। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। अब आगे एनी फ्रैंक बताती है कि आधी क्लास जो है वो क्या कर रही है, बेट लगा रही है, ठीक है। जीएन एंड आई लाफ ourselves silly at the two boys behind us, Cian and Jacques, who have staked their entire holiday saving on their bet. From morning to night, it's you are going to pass. No, I am not. Yes, you are. No, I am not. ठीक है। अब देखिए वो कहती है कि जीएन और मैं दोनों हंस रहे हैं पीछे से, ठीक है, कि भाई दो दो लड़के हैं, सीएन एंड जैक्विस, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या है, उन्होंने अपनी सारी जो छुट्टियां हैं वो बैटिंग में बिता दी है, ठीक है। जहां वर्ड आया देखिए स्टेक, स्टेक होता है बैट लगाना, ठीक है, शर्त लगाना। तो इन दोनों लड़कों ने पूरी छुट्टियां अपनी शर्त लगा के बिता दी है। शर्त किस बात की, कि तू पास होगा, वो कहता है नहीं मैं पास नहीं होऊंगा, दूसरा कहता है कि नहीं तू पास होगा, कहता है नहीं मैं भी नहीं होऊंगा। इवन जीज प्लीडिंग ग्लैंसेस एंड माई एंग्रीज आउटबर्स्ट कैन नॉट काम देम डाउन। वो कहते हैं कि भाई जी की प्लीडिंग ग्लैंसेस, प्लीड होता है रिक्वेस्ट करना, जी ने रिक्वेस्ट की है, और माई एंग्री आउटबर्स्ट, और जो हमारी एनी फ्रैंक के गुस्से में भी आई है, वो कहती है इन चीजों से भी ये जो है क्लास के जो दो बॉयज हैं ये क्या है, काम नहीं हुए। इफ यू आस्क मी देर आर सो मेनी डमीज डेट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। अब एनी फ्रैंक कहती है कि अगर आप मेरे से पूछ लो कि कौन पास होगा कौन फेल होगा, तो कहती है कि देर आर सो मेनी डमीज, डमीज समझ रहे ना, डम बच्चा जो होता है, एन ऑब्जेक्ट डिजाइन टू रिजेंबल एंड सर्व एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर द रियल। डमी कहते ना जो रियल ना हो, कहता हमारी क्लास में इतने सारे डमीज हैं कि अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, कि भाई ठीक है क्वार्टर ऑफ द क्लास को क्या है आप जो है मतलब वो पीछे रह जाएगी। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। लेकिन एनी फ्रैंक कहती है कि जो टीचर्स होते हैं ना वो इस धरती पे सबसे अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स होते हैं। अनप्रिडिक्टेबल मतलब जिनके बारे में आप कह नहीं सकते, समझ रहे हो। अब आप कहो कि भाई टीचर पास कर देंगे, लेकिन आप कह नहीं सकते कि टीचर पास करेगा या नहीं करेगा, मतलब जिसके बारे में हम कोई गैस नहीं कर सकते। तो इस टाइप के कुछ क्रिएचर्स होते हैं टीचर्स। इस तरीके से एनी फ्रैंक बता रही है अपने टीचर्स के बारे में, अपने क्लासमेट्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। आगे ये चैप्टर बचा हुआ है, इसका नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 2 मैं जल्द ही लेके हाजिर हूँ आपके सामने। जब तक के लिए यहाँ तक चैप्टर को समझिए। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, गुड बाय।